नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय को। तो हिंदी विषय को हमें कैसे पढ़ना है और क्या भूमिका है हिंदी विषय को पढ़ने की, तो ये सारी चीज़ें पहले जान लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जेल प्रहरी हो गया या MPSI हो गया, सब में हिंदी की अहम भूमिका है। अहम भूमिका से मतलब ये है कि हिंदी का बहुत ही पोर्शन कवर किया जा रहा है हिंदी के माध्यम से। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपको मैंने बताया, MP जेल प्रहरी हो गया, MP पुलिस कांस्टेबल हो गया, MPSI हो गया, सब में जो पोर्शन है हिंदी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हिंदी को हमें क्या करना है, बहुत ही ढंग से कवर करना है। ढंग से मतलब ये है कि पहले हमें देखो छोटे छोटे बिंदुओं पर चलना है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। और आप सभी पहले एक तो बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैथ्स वाले जो सर हैं वो हिंदी पढ़ाने कैसे आ गए। तो मेरा ये विषय है हिंदी का, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और हिंदी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जो होगा ये डेमो के रूप में ही होगा कि आपको खुद देखना है कि क्या हमको यहाँ से मिल पा रहा है हमारे माध्यम से, तो आपको खुद डिसाइड करना है। अभी अगर आपको लग रहा है कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए तो आधे घंटे आप वेट करिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार अब हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं फिर से कि हिंदी को अगर ढंग से पढ़ना है तो सबसे पहले हमें कंप्लीट करना पड़ेगा व्याकरण। और व्याकरण में सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं, ये जो हिंदी है क्या इसी रूप में पास्ट में हुआ करती थी, भूतकाल में इसी रूप में रहती थी? तो नहीं, इस रूप में नहीं थी। हिंदी जो है भाषा परिवर्तित होकर हमें आज हिंदी का जो ये रूप है, वर्तमान रूप है, ये आज हमें मिला हुआ है। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, कैसे किन किन भाषाओं में परिवर्तित होकर आज ये हमें हिंदी मिली है, ठीक है। और बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं के साथ, बिल्कुल आप ये मान के चलिए जो भी हम फैक्ट बताएंगे, जो भी बिंदु बताएंगे, वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे और हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पर हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आप ये पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको कहीं भर भी आप पढ़ चुके हैं, इस पे आपको नया ही मिलेगा, ठीक है। इसका दावा है सब कुछ नया मिलेगा, ठीक है। अब नए की बात ये नहीं है, नए का मतलब ये है कि कंटेंट जो भी है ये फुल कंटेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर कहीं पर देखिए, अगर आपने ये हमारी क्लास ली और उसके बाद कहीं अन्य जगह पर हिंदी की क्लास ली तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अन्यथा अगर आप किसी दूसरी जगह क्लास ले रहे हो और आप अगर यहाँ पर हमसे क्लास लेने आए हो तो हर चीज़ नहीं आपको मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर मैं हिंदी का नॉलेज देने वाला हूँ। हिंदी के विकास के बारे में आज चर्चा करेंगे और बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं पर, कोई भी बिंदु छूटेगा नहीं, बिल्कुल ये मान के चलिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा मैं हिंदी का विकास। तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे का भी हो सकता है। बहुत ही ध्यान से समय निकाल के नोट्स बनाइए, हमारा तो कहना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर में बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हिंदी का विकास, यानी कि हिंदी के विकास से मतलब हमारा ये है कि हिंदी की जो जन्म हुआ है वो किस भाषा से हुआ है। बच्चे बच्चे को पता है कि हिंदी का विकास, हिंदी के विकास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी के जन्म की बात कर रहा हूँ। हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है। इसलिए संस्कृत भाषा को हम हिंदी की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी की जननी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी बच्चों से अनुरोध है हमारा कि एक हेडिंग लगा लीजिए, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है। तो अब देखिए, अब बिल्कुल तैयार हो जाइए किस तरीके से हमें कवर करना है, कहाँ से हमको शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हमारी मातृभाषा हिंदी भी शामिल है। जिसमें हमारी मातृभाषा क्या शामिल है? हिंदी शामिल है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे मेन पॉइंट हो जाता है कि ये हिंदी जो मैंने शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है? ये मानक रूप में है, अपने जो ओरिजिनल रूप में है? तो नहीं है।
हिंदी का जो मानक रूप है बेटा वो हिंदी ये वाला सही होता है, लेकिन दोनों का यूज हम लोग करते हैं। कहते हैं कि जिस हिंदी में बिंदी नहीं वह हमारी हिंदी नहीं, ठीक है। तो बेटा सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन मानक रूप की बात करेंगे तो मानक रूप में हमारा कौन सा शब्द सही होगा, जिसमें बिंदी लगी होगी वही हिंदी हमारे लिए क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेटर कौन सा है, ये हिंदी, ठीक है। लेकिन हम अधिकतर किताबों में देखते हैं इस हिंदी का प्रयोग, इस हिंदी को तुम्हें मिलेगी, इसी हिंदी को यूज करते हैं सब लोग, ठीक है। तो हम लोग भी यूज करेंगे। सही क्या मानक रूप, ये हिंदी का है, ठीक है। अब सबसे पहले जो ये हिंदी है कैसी भाषा है, तो हिंदी जो भाषा है वो लिख लीजिए आप लोग वियोगात्मक। वियोगात्मक का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, वियोगात्मक हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। कैसी है, विश्लिष्ट। वियोगात्मक का मतलब है सबसे अलग, सबसे अलग। हिंदी कैसी भाषा है, सबसे अलग, और विश्लिष्ट यानी विशिष्ट प्रकार की भाषा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, हिंदी कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट प्रकार की भाषा है, ठीक है। अब हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो परिवार आ गया ना। तो दूसरा पॉइंट यहीं पर देखो, नोट करते चलेंगे, क्योंकि नोट अगर नहीं करेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। अब जो हिंदी में ये पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस प्रकार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की, भारोपीय परिवार की भाषा है, परिवार की भाषा है। पहला पॉइंट सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। कंफर्म है। तो किस परिवार की भाषा है, तो आपने कहा भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर परिवार शब्द आ गया, यानी अगर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तो भारत में अन्य परिवार भी होंगे, है ना, कई परिवार होंगे, उन्हीं से भारोपीय परिवार निकला है। जिसकी भाषा कौन सी है, जिसकी भाषा वियोगात्मक और विश्लिष्ट कौन सी है, हिंदी है। भारोपीय भाषा परिवार का एक अंग है हिंदी, तो कई भाषा परिवार और होने चाहिए। तो अब सबसे क्वेश्चन बन जाता है यहीं पर कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं। हिंदी कौन से भाषा परिवार की है, भारोपीय भाषा परिवार की है। भारत में परिवार कितने हैं भाषा के, 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं, तो अब ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। पहला कौन सा है, तो पहला है भारोपीय, जिससे हिंदी निकली हुई है। तो पहला कौन सा है, भारोपीय। पहला कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा कौन सा है, दूसरा है द्रविड़। दूसरा कौन सा है, द्रविड़। दूसरा कौन सा है, द्रविड़। तीसरा कौन सा है, ऑस्ट्रिक। कौन सा है बेटा, ऑस्ट्रिक। सब लोग हमारे साथ भी बोलेंगे कि तीसरा कौन सा है, ऑस्ट्रिक। मन में बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर इसका रिवीजन करिए। पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक। चौथा कौन सा है बेटा, चौथा कौन सा है, तो चौथा ध्यान दीजिए, चौथा कौन सा है, तो चौथा है चीनी तिब्बती। कौन सा है, चीनी तिब्बती। कोई परेशान नहीं होगा, मैं बार बार रिवीजन करवा दूंगा। चीनी तिब्बती, ठीक है। तो एक भारोपीय भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। भारोपीय को ही हम इंडो यूरोपियन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडो यूरोपियन कहते हैं, ठीक है। अब जो भारोपीय भाषा परिवार के सदस्य हैं, देखो भारत में तो 4 भाषा परिवार हैं। अब भारोपीय भाषा परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं, कितने लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं, कितने लोग ऑस्ट्रिक परिवार भाषा के हैं, कितने लोग चीनी तिब्बती के हैं, ये भी पता होना चाहिए। कि केवल 4 ही भाषा परिवार भारत में है, तो सबके परसेंटेज डिसाइड करते हैं हम लोग। 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार के हैं, यानी
73% में बहुत लोग हिंदी, जैसे भारोपी भाषा परिवार में हिंदी बोली जाती है, तो 73% में कई लोग हिंदी बोलने वाले हैं। कई लोग इसी में बहुत सी भाषाएं आती हैं, अवधी हो गया, ये सारी भाषाएं किस में आ जाती हैं, ब्रज भाषा हो गई, ये भारोपी भाषा परिवार की हैं। तो 73% लोग, है ना। फिर इसके बाद द्रविड़ कितने, 25%। अब ये जो द्रविड़ भाषा परिवार के लोग हैं ये अधिकतर दक्षिण में पाए जाते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आ जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं, द्रविड़ में जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, द्रविड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कोंकणी हो गई, ये सारी कहाँ पर आ जाएगी, द्रविड़ में आ जाएंगी। दक्षिण की जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएंगी। तो कितने परसेंट लोग हैं द्रविड़ भाषा परिवार के, तो 25% लोग हैं। याद रखिएगा। ऑस्ट्रिक के कितने लोग हैं, तो 1.3%, बचा चीनी और तिब्बती 0.7%, कितने 0.7%। कन्फर्म, इतनी चीज़ें कन्फर्म। भारोपीय 73%, द्रविड़ 25, 73-25 हो गए कितने, 98 2 कितना हो गया, 100। अब यहाँ से आपको खुद डिसाइड करना है, और डिसाइड क्या करना है कि भारोपीय भाषा परिवार आपको दिख रहा है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। क्या है, सबसे, भारत का सबसे, ये क्वेश्चन बन गया आपका, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, सबसे बड़ा भाषा परिवार बन गया कौन सा, भारोपी। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपी है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, तो आप यहाँ पर निशान लगा देंगे, कौन है, चीनी तिब्बती है। कौन है, सबसे छोटा लिखना है यहाँ पर, सबसे छोटा मतलब सबसे कम लोग हैं, सबसे छोटा परिवार। ठीक है, तो अब देखो एक बार फिर से रिवीजन, भारोपी परिवार से ही हिंदी भाषा निकली हुई है। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं हिंदी भाषा किसका अंग है, तो भारोपी भाषा परिवार का अंग है। भारोपी भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। भारोपी के 73%, द्रविड़ के 25%, ऑस्ट्रिक के 1.3%, चीनी तिब्बती के 0.7%। सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, चीनी तिब्बती। सबसे बड़ा कौन सा है, भारोपी भाषा परिवार। और भारोपी भाषा परिवार से हिंदी निकली है, तो हम अन्य नहीं पढ़ेंगे, आते हैं सीधा भारोपी भाषा परिवार पे। ठीक है, तो भारोपी भाषा परिवार पे हम लोग अब आते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर भारोपी भाषा परिवार। भारोपी को अगर बेटा तोड़ के समझा जाए, थोड़ी देर के लिए अगर तोड़ कर समझा जाए, तो ये लिखा हुआ है भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप, भारोपी है। भारत प्लस यूरोप, यानी भारत और यूरोप के लोग मिलकर जो भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सी थी, भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आ गई। अब ये जो इनको भारोपी को इंग्लिश में ही क्या कहते हैं, इंडो यूरोपियन कहते हैं। और कहा जाता है जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के लोग थे वो आर्य थे। कौन थे, आर्य थे। याद रखिए, इंडो जो भारोपी भाषा परिवार के लोग थे वो कौन थे, आर्य लोग थे। कौन थे, आर्य। अब यहाँ पर शब्द क्या आ गया, आर्य। यहाँ पर शब्द क्या आ गया है, आर्य आ गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि भारत में शुरुआत से आर्य निवास कर रहे थे, तो आर्य कहीं ना कहीं से आए थे। तो बेटा याद रखना है आपको, आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। एक एक चीज़ नोट करते चलना, एक एक चीज़। मध्य एशिया से आए थे आर्य। ठीक है, और आके भारत में कहाँ पर रुके थे, तो भारत में रुके थे हरियाणा और पंजाब के सीमा पर। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर, ऐसे याद रख लो, तो आप हरियाणा याद रखो। कहाँ पर रुके थे, हरियाणा और प्लस अफगानिस्तान। कहाँ पर, अफगानिस्तान। कुछ अफगानिस्तान में रुके थे, कुछ हरियाणा में रुके थे। ठीक है, याद रखना है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। अब जो मध्य एशिया से हरियाणा या अफगानिस्तान में आर्य आए थे ठहरने के लिए, इसकी विवेचना किसने की थी, इसको बताया किसने था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, हरियाणा अफगानिस्तान में रुके थे। और कब आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व। कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईस्वी पूर्व। कौन आया था, आर्य आए थे। कौन आया था, आर्य आए थे।
मध्य एशिया से आए थे, हरियाणा अफगानिस्तान पर रुके थे। हरियाणा और मध्य पंजाब की सीमा के बीच और अफगानिस्तान में ठहरे थे। ठीक है, इसकी विवेचना किसने की थी? तो बताया था, ये पूरी कहानी बताई किसने थी? तो ये कहानी पूरी बताई थी मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने किसने बताई थी? मैक्स मूलर। ये याद रखना है आपको, किसने बताई थी? मैक्स मूलर ने बताई थी कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, हरियाणा और अफगानिस्तान में ठहरे थे। अब जब ये आर्य 1500 ईसा पूर्व भारत में आ ही गए थे, ठीक है, और आर्य किस भाषा परिवार के थे? भारोपी भाषा परिवार के थे। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? आर्य से करते थे। आर्य की भाषा क्या होगी? तो जो आर्य आए हैं वो भारत में निवास किए हैं, तो यहाँ से काल चलेगा आर्यों का, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, फिर मध्यकालीन, जब 1500 ईसा पूर्व, समझना थोड़ी सी बात हमारी समझना यहाँ पर, जब 1500 यहाँ पर समझना 1500 ईसा पूर्व को आर्य लोग आ गए, ठीक है, तो आर्यों का काल विभाजन करेंगे, आर्यों की भाषाओं का, क्योंकि आर्य जब आए तब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने भाषा अपनी आदान प्रदान करना शुरू किया। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का उस समय क्या हुआ? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। जब आर्य लोग आ गए तो ये भारतीय आर्य भाषा बोलने लगे। क्या? भारतीय आर्य भाषा का उदय हुआ यहाँ से, भारतीय आर्य भाषा का। आर्यों के माध्यम से ही तो भारतीय आर्य भाषा का उदय हुआ। अब जो भारतीय आर्य भाषा है इसका हम काल विभाजन करेंगे और यहीं से हम अपनी हिंदी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो समझिए कैसे हिंदी अभी मिलेगी आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण करते हैं कैसे? काल के आधार पर, समय के आधार पर वर्गीकरण यानी काल विभाजन करते हैं। ठीक है, तो काल विभाजन करते हैं हम इसका। तो सबसे पहले वैसे ही काल विभाजन करते हैं, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसी आधार पर करते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो भारतीय आर्य और भाषा, आप ऐसे समझ जाएंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी क्या हो गई? दूसरी हो गई मध्यकालीन भारतीय आर्य और भाषा। ठीक है, दूसरी हो गई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरी बेटा कौन सी हो गई? तीसरी हो गई यहीं पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से समझनी है। जो भारतीय आर्य भाषा है इसका विभाजन 3 भागों में हमने किया। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हम सीखते हैं। जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय चल रहा था उस समय 2 भाषाओं का क्या हुआ? उदय हुआ। वो 2 भाषाएं कौन सी थी? तो आपको मैं बता दूं, इन्हीं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 भाषाओं का उदय हुआ। वो कौन सी थी? तो यहाँ पर समझिए, एक थी वैदिक संस्कृत, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। दूसरी कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत, 2 संस्कृत का यहाँ पर उदय हुआ। अब ये तो हम सभी जानते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वो कब से चालू हुई थी? वो 1500 ईस्वी से चालू हुई थी, ईसा पूर्व से, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व को ही तो आए थे। कौन आया था? तो सभी को पता है 1500 ईसा पूर्व में ही आए थे आर्य, और तभी से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का उदय हुआ था। ठीक है, और कब तक चला था ये पूरा? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। कहाँ तक चला?
500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये समझना 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक केवल चला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा चला। ठीक है, थोड़ा सा डीप है, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको याद में करा दूंगा 1500 से 500 ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। शुरुआत करना है कि जो आर्य थे वो 1500 ईसा पूर्व में आए थे और 1000 साल तक रुके थे। 1000 साल तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का पूरा समय चला। ठीक है ना। तो उसी समय में 1000 ही समय में वैदिक संस्कृत बोली गई और लौकिक संस्कृत का उदय हुआ। वैदिक संस्कृत 1500 से, यहीं पर समय भी अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 2 मिनट, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, कब तक चला? 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब ये जो लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से कब तक चली? तो 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे 1500 ईसा से कम हो रही है। हाँ, क्योंकि ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व से 1500 साल पहले, फिर ईसा पूर्व से 1000 साल पहले, यानी यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर संख्याएं घट रही हैं लेकिन वर्ष क्या हो रहे हैं? बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अब वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। वैदिक संस्कृत, जो वेदों में संस्कृत उपयोग की जाती थी वही थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत बहुत ही जटिल, पढ़ नहीं पाते थे लोग इसको। ठीक है, तो इसलिए वैदिक संस्कृत को दूसरा नाम क्या था? बहुत ही जटिल भाषा थी, इसको कोई नहीं पढ़ सकता था, नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता था। बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, बहुत ही कठिन भाषा थी। इस वजह से वैदिक संस्कृत को लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो वैदिक संस्कृत धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें की गई? लौकिक संस्कृत में की गई, बोलचाल की भाषा में लाई गई। लौकिक संस्कृत मतलब लोक में चलने वाली, लोक मतलब लोगों के माध्यम से एक दूसरे के भावों को क्या करने, आदान प्रदान करने वाली जो संस्कृत थी वो लौकिक संस्कृत थी। ठीक है, तो यहीं से एक चीज़ और समझ में आ गई हमें, थोड़ा सा समझिएगा। यहीं से एक चीज़ और हमें यहाँ पर समझ में आ गई है कि जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वैदिक संस्कृत की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो वैदिक संस्कृत थी, पॉइंट लिखना है, वैदिक संस्कृत वेदों में प्रयोग की जाने वाली वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। इसका दूसरा नाम, इसका वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम था छांदस। क्या नाम था? छांदस था। छांदस था। क्या नाम था? छांदस था। दूसरा नाम इसका छांदस था। यहीं पर पूछा जाता है कि जो वैदिक संस्कृत थी इसको पाणिनि ने क्या नाम दिया? पाणिनि ने इसको नाम क्या दिया? तो पाणिनि ने इसको जो नाम दिया वो था यास्क। क्या बुलाया था? पाणिनि ने जो इसका नाम दिया वो यास्क दिया। क्या दिया? यास्क। ठीक है, अब ये तो हो गई, इसकी तो मैंने बात कर ली। जो वैदिक संस्कृत थी दूसरा नाम छांदस था, पाणिनि ने इसको किस नाम से बुलाया? यास्क नाम से बुलाया। अब लौकिक संस्कृत धीरे धीरे कन्वर्ट हुई सरल भाषा में। अब ये लोगों के द्वारा पढ़ी जाने लगी। कौन सी? लौकिक संस्कृत। पहले तो समझ से बाहर थी, इसे तो विद्वान ही लोग पढ़ पाते थे, लेकिन अब आम जनमानस के लोग भी क्या करते थे? इसे पढ़ समझ पा रहे थे। तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर अपने सरल भाषा में आने लगी, लौकिक संस्कृत। अब इसका जो दूसरा नाम था, इसका दूसरा नाम ही संस्कृत था, ओरिजिनल संस्कृत जो इस समय प्रेजेंट में बोली जा रही है वही है लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब इसका जो आप कहेंगे जो अब संस्कृत है बिल्कुल सेम वही लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत। तो पाणिनि ने इसका नाम क्या दिया? लौकिक संस्कृत का नाम क्या दिया पाणिनि ने? ध्यान रखना, मैं लौकिक संस्कृत की बात कर रहा हूँ। लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने भाषा बुलाया। क्या बुलाया? भाषा नाम दिया। ठीक है, तो भाषा दिया। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये पाणिनि कौन है? तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। कौन है? याद रखिए, पाणिनि कौन है? पाणिनि की बात कर रहे हैं तो पाणिनि है संस्कृत व्याकरण के जनक। संस्कृत के जनक नहीं है, संस्कृत के जनक नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, संस्कृत व्याकरण के जनक, व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। इनकी बहुत ही फेमस किताब कौन थी? पाणिनि की कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी। कौन थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी।
कौन सी थी, अष्टाध्यायी थी, जिसमें इन्होंने संस्कृत व्याकरण का बहुत ही अच्छे से इसको पूरा क्या कहते हैं, इसको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। किसको, संस्कृत व्याकरण को। इसी वजह से संस्कृत व्याकरण के इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो ये बात तो हम सीख रहे थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थोड़ा सा समझेंगे, ऊपर से थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखा हमने बताया था कि जो भारतीय आर्य भाषा थी वो 3 भागों में टूटी थी काल के हिसाब से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व हमने पढ़ लिया। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत बोली गई, फिर 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत बोली गई। कौन सी बोली गई, लौकिक संस्कृत बोली गई। अब तो हम कहाँ पहुँच गए, 500 ईसा पूर्व पहुँच गए। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल चालू होगा, समय चालू होगा। तो इसकी अब यहीं पर बात करते हैं, यहीं पर समझना थोड़ा सा, फिर उसके बाद समझाएंगे। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा था, यहाँ से 500 ईसा पूर्व से तो खत्म हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यहाँ से शुरू हो गया। तो 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से कब तक चला, तो आपको याद रखना है 1000 ईस्वी तक। कितना चला, 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक चला है, ईस्वी तक। अब अगर कोई 500 ईसा पूर्व से पहले 1 ईस्वी पर पहुंचे, 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक गए, तो टोटल समय आप बताओ कितना लगा होगा। तो यहाँ से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक लगभग 1500 साल लगे, है ना। तो 1500 साल तक लगभग कौन काल रहा, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल रहा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जानते हैं, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा था, तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आपको समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चल के आपको हम यहाँ पर बताते हैं, जो मध्यकालीन आर्य भाषा आपने वहाँ पर समझ लिया, तो यहीं पर इसके बारे में हम हेडिंग लगा लेंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। आपको समय भी पता चल गया, तो समय कितना था, तो समय था इसका 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक ये समय था। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका समय चला। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय ये रहा। तो लगभग कितने वर्षों तक चला, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1500 साल तक, 1500 वर्षों तक चला। ठीक है, 1500 वर्षों तक चला। अगर 1500 वर्षों को 500 वर्षों में बांट दिया जाए, आप समझना इसको बहुत आसानी से याद करेंगे। 500 ईस्वी में बांट दिया जाए और 500 दे देंगे प्रथम प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल। तो जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका भी हम लोगों ने क्या किया, वर्गीकरण कर दिया काल के आधार पर। तो 500 समय के अनुसार हमने 3 भागों में बांट लिया। तो प्रथम प्राकृत काल, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर देखेंगे द्वितीय प्राकृत काल, द्वितीय, इसी को मध्यकालीन प्राकृत काल भी कहते हैं, द्वितीय प्राकृत काल। और ये रहा अंतिम भी कह सकते हैं, और तृतीय प्राकृत काल, तृतीय प्राकृत काल, तृतीय प्राकृत काल। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल में 500 साल में क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो अगर इसके समय की भी बात करें, हम थोड़ा सा समय देख लें, तो समय हम कैसे देखेंगे, यहीं पर हम समय लिख लेते हैं। ये चला आपका, देखो 500 ईसा पूर्व से चला था, तो 500 ईसा पूर्व टू 1 ईस्वी, कब तक, 1 ईस्वी तक। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो अब 1 ईस्वी से चालू होगा, 1 ईस्वी टू 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। कौन सा, द्वितीय प्राकृत काल। तृतीय प्राकृत काल कब से कब तक चला, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। यही मैं आपको बता रहा था।
ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पूरा चला मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें तीन विभाजन के आधार पर 3 वर्गीकरण किए हमने। पहला प्रथम प्राकृत काल, दूसरा द्वितीय प्राकृत काल, तीसरा तृतीय प्राकृत काल। जो प्रथम प्राकृत काल है भाई, ये समझना, जो प्रथम प्राकृत काल थी उसमें भाषा आई कन्वर्ट होके किससे, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत हुई, फिर लौकिक संस्कृत धीरे से कन्वर्ट होकर क्या बन गई यहाँ पर। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि प्रथम प्राकृत काल में जो लौकिक वो संस्कृत थी वो बन गई पाली भाषा। क्या बन गई, पाली। यानी कि प्रथम प्राकृत काल में कौन सी भाषा बोली गई, पाली बोली गई। द्वितीय प्राकृत काल में कौन सी बोली गई, तो प्राकृत बोली गई। कौन सी, प्राकृत, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अर्धमागधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धमागधी, अर्धमागधी। याद रखेंगे, अर्धमागधी किसको कहते हैं, प्राकृत भाषा को कहते हैं। ठीक है, तो पाली से कन्वर्ट होगी प्राकृत द्वितीय प्राकृत काल में। फिर तृतीय प्राकृत काल में प्राकृत क्या बन गई, अपभ्रंश बन गई। क्या बन गई, अपभ्रंश, अपभ्रंश बन गई। ठीक है, तो अपभ्रंश बन गई, ये भी याद रखिए। पाली से प्राकृत से अपभ्रंश बन गई। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात कर रहे थे। ठीक है, जो 1500 वर्ष तक पूरा चला। 1500 वर्ष में 500 साल पहले प्रथम प्राकृत काल, जिसमें पाली भाषा बोली गई। 500 काल जो दूसरे थे द्वितीय प्राकृत काल में शामिल हुए, उसमें कौन सी, प्राकृत भाषा बोली गई। उसके बाद तृतीय में कौन सी बोली गई, तो यहाँ पर अपभ्रंश बोली गई। ठीक है, तो याद रखिएगा सब चीज़ें। अब इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ, अभी रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, तो अपभ्रंश बोली गई। अब जान तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है, अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई, तो अपभ्रंश के बाद लगभग यहाँ पर हम देखेंगे 900 ईस्वी से एक भाषा का और उदय हुआ। यानी अपभ्रंश से परिवर्तित होकर एक भाषा का और जन्म हुआ। वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चली। लगभग कब तक चली, 1100 ईस्वी तक चली। 1100 ईस्वी तक चली, और कोई 1100 कहते हैं, कोई 1400 कहते हैं। 1400 ईस्वी तक चली। तो वो कौन सी भाषा थी, तो वो भाषा थी अवहट्ट। कौन सी थी, अवहट्ट। जो किससे परिवर्तित होकर बनी थी, वो किससे परिवर्तित होकर बनी थी, अपभ्रंश से परिवर्तित होकर अवहट्ट बनी थी। थोड़ा सा और साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, कौन सी बनी थी भाई, अवहट्ट, अवहट्ट बनी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अवहट्ट बनी थी। अब मेन चीज़ यहाँ पर हमें अवहट्ट के बाद क्या सीखना है। अवहट्ट के बाद हमारा जो 900 से 1400 तक हो गया, यानी 500 से 1000 ईस्वी तक हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं हम आधुनिक हिंदी के बारे में। आपको मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। हम आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो हमने ये भारतीय आर्य भाषा का विभाजन कर रहे थे, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ा, ये भी कब से 500 से 1000 ईस्वी तक कंप्लीट कर लिया नीचे। उसके बाद हमें पढ़ना है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये पढ़ना है। तो इसका अब टाइम क्या होगा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब इसका जो टाइम होगा वो टाइम होगा भाई, वो टाइम होगा 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई, तो इसमें यहीं पर प्राप्त हो गई हमें हिंदी। क्या प्राप्त हो गई, हिंदी। और हिंदी के साथ हमें यहीं पर क्या मिल गई, हिंदीतर भाषाएं मिल गई, हिंदीतर। अब कुछ सोच रहे होंगे हिंदीतर भाषाएं क्या होती हैं, यानी अगर थोड़ा सा तोड़कर हम इसको देखें तो हिंदी प्लस इतर, हिंदी प्लस इतर, हिंदी प्लस इतर। हिंदी प्लस इतर का मतलब होता है जो हिंदी से परे हो, यानी कि जो भाषाएं हिंदी में ना काउंट की जा रही हों, जो भाषा हिंदी में शामिल ना हो, वो हो गई हिंदीतर भाषाएं। तो हिंदीतर भाषाएं समझ लेते कौन कौन सी है, क्योंकि देखिए भारतीय आर्य भाषा तक तो हमने निकाला, पाली प्राप्त हुई, पाली के बाद प्राकृत प्राप्त हुई, प्राकृत से अपभ्रंश मिली, अपभ्रंश से अवहट्ट मिली, अवहट्ट के बाद हम लोग पहुँच गए 1000 ईस्वी के आगे। अब 1000 ईस्वी से आगे पहुँचे तो हमारा काल चालू हो गया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल चालू हो गया। वहाँ पर हमको हिंदी मिल जाती है। अब हिंदी उसी रूप में नहीं मिलती है, हिंदी के भी रूप मिलते हैं। पहले हमें हिंदी में ही बात कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। पहले हमें यहीं पर
क्या होता है, हिंदी हमें बिल्कुल ये नहीं कि अवहट्ट मिली, अवहट्ट के बाद हिंदी मिल गई, हिंदी नहीं मिली बेटा। हमें जो मिली हिंदी में ही सबसे पहले मिली प्राचीन हिंदी। क्या मिली? प्राचीन हिंदी मिली। कौन सी हिंदी मिली? प्राचीन हिंदी मिली। अभी मैं समय भी बता रहा हूँ इसका। प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, फिर आई भाई आधुनिक हिंदी। फिर क्या आई? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब यहाँ पर हमें मिली आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी कब से कब तक चली? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से कब तक चली? 1400 ईस्वी तक। कब तक चली? 1400 ईस्वी तक चली। याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो प्राचीन हिंदी का समय था वो 1000 ईस्वी तक, कहाँ से? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चला। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अगर इसमें ही हम बात करें मध्यकालीन हिंदी का समय, तो कब से था? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1850 ईस्वी तक चला। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से आधुनिक हिंदी का कब से चालू हुआ? 1850 से अब तक। 1850 से कब तक? तो आप लिख दोगे अब तक। कब तक? अब तक। ठीक है, तो देखो हिंदी जो प्राप्त हुई हमें अवहट्ट से मिली। अवहट्ट से हिंदी बिल्कुल जो आज हम बोल रहे हैं वही हिंदी नहीं मिल गई हमें। पहले प्राचीन हिंदी का कौन सा रूप मिला? प्राचीन हिंदी मिला। फिर हिंदी का दूसरा रूप मध्यकालीन हिंदी मिला। फिर हिंदी का जो आज का वर्तमान रूप है वही आधुनिक हिंदी हमें मिला। कन्वर्ट होते हुए आ रहा है। अभी और समझेंगे थोड़ा सा। अभी जो हम ये कह रहे हैं जो हिंदी प्राप्त हुआ, हिंदी ऐसे नहीं मिला। हिंदी जो मिला है वो अभी थोड़ी देर, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। हर चीज़ आपको पूरा डाउट क्लियर करेंगे, पूरा समझाना चाहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि जो थोड़ा सा समझिए, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा था उसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं आई थी। हम अब हिंदीतर भाषाओं की हिंदी हो गई, तो हिंदी इस रूप में मिली हमें। प्राचीन से शुरू हुई, मध्यकालीन, आधुनिक हिंदी। और हिंदीतर भाषाओं यानी हिंदी जो नहीं है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती भाषाएं, वो कौन सी थी? तो वो भाषाएं भी हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। वो भाषाएं थी बेटा, आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। बउआ मराठी याद करोगे। बउआ मराठी, गुजराती, पंजाबी, और सिंधी, पंजाबी और सिंधी। ठीक है, अब बात से देखो, बउआ आपको याद रखना है। हिंदीतर भाषाएं कौन सी थी? बउआ, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी। बउआ, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। एक बार ऐसे रिवाइज करना है और जहाँ पर भी हैं आप वहाँ बोलिए। ठीक है, बात से क्या हो गया? बात से हो गया बांग्ला। बात से क्या हो गया? बांग्ला। ठीक है, ये आधुनिक आर्य भाषा ही है। आधुनिक आर्य भाषा कौन सी है? बांग्ला है। ठीक है, ऊ से क्या है? उड़िया। ऊ से क्या है? उड़िया। ठीक है, ऊ से क्या है? उड़िया। आ से क्या है? असमिया। आ से क्या है? असमिया क्या हिंदी के अंतर्गत आती है? नहीं आती है असमिया। ठीक है, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। ठीक है, ये भी जानते हो अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अपभ्रंश से ही ये भी भाषाएं निकली हैं। अब थोड़ा सा समझना, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा, पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं निकली? तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, पाली निकली। देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के में हमने क्या बताया था? पाली निकली, पाली कन्वर्ट होकर प्राकृत बनी, प्राकृत कन्वर्ट होकर अपभ्रंश बनी। ठीक है, क्या बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से अवहट्ट बनी। अवहट्ट ये हिंदी का देहाती रूप है। क्या है? हिंदी का देहाती रूप है। अवहट्ट को ही हम कहते हैं अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश माने क्या होता है? तो अपभ्रंश माने होता है परिवर्तन। तो हम इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पाली का अपभ्रंश क्या है? तो पाली का अपभ्रंश है प्राकृत।
प्राकृत का अपभ्रंश है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है? अवहट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अपभ्रंश का मतलब ही होता है परिवर्तन करना। तो परिवर्तन या विकार होकर जो परिवर्तन हो जाए, तो पाली में जब कुछ विकार हुआ, ठीक है, तो वो भाषा कन्वर्ट होकर किस में आ गई? प्राकृत में आ गई, अर्धमागधी जिसे हम कहते हैं प्राकृत। फिर प्राकृत का अपभ्रंश क्या हुआ? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट हुई। लेकिन अपभ्रंश से ही हमें हिंदी का विकास होता है। हमारी हिंदी का क्या होता है? विकास कहाँ से होता है? अपभ्रंश से होता है। यानी जो अवहट आई है ये हिंदी ही तो बन गई है। अवहट क्या है? हिंदी का देहाती रूप है। अपभ्रंश का अपभ्रंश है, अपभ्रंश का परिवर्ती है, परवर्ती है। क्या है? परिवर्ती है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अपभ्रंश का परिवर्ती क्वेश्चन में आ जाए तो कौन है? अवहट है। अपभ्रंश का अपभ्रंश आ जाए तो क्या है? अवहट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब जो अपभ्रंश से ही हमें क्या, डायरेक्ट तो हिंदी, वहाँ हिंदी और हिंदीतर भाषाएं नहीं आई हैं। अपभ्रंश से ही हिंदी भी निर्मित हुई है और हिंदीतर भाषाएं भी निर्मित हुई हैं। किससे? अपभ्रंश से ही। ठीक है, तो अपभ्रंश से कैसे निर्मित हुए? अपभ्रंश के कितने भेद हैं, तो ये पहले समझते हैं। तो अपभ्रंश की ही बात यहाँ पर हम करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पर? अपभ्रंश की। देखो अपभ्रंश आया है ना, तो अपभ्रंश की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले रुक जाइए 2 मिनट। हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर। हाँ, आधुनिक बहुआ मराठी पढ़ ली थी। हाँ, अब जो हम बता रहे हैं, जो आधुनिक हिंदी में जो हिंदी मिली, हिंदीतर मिली, वो डायरेक्ट नहीं मिली, वो अपभ्रंश के माध्यम से हमें मिली। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, और कितनी बोलियां हैं? तो 17 उपबोलियां हैं। कितनी हैं? 17 उपबोलियां हैं, यानी हम बोलियां भी कह सकते हैं। 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम अपभ्रंश से हिंदी को लाते हैं। हिंदी को लाते हैं किससे? अपभ्रंश से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना। हिंदी का विकास किससे हुआ? जन्म देने वाली माता होती है। ठीक है, तो संस्कृत से जन्म हुआ है, इसलिए हिंदी की जननी कौन है? तो संस्कृत है। लेकिन हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? तो विकास हुआ है अपभ्रंश से। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से विकास हुआ है। हिंदी का विकास जैसे हमारा विकास किससे होता है? हमारा विकास गुरु के माध्यम से होता है। गुरु हमको बताता है कि कैसे अब तुम्हें सीखना है आगे। तो अपभ्रंश से ही विकास किसका हुआ है? तो हिंदी का हुआ है। ठीक है, तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो अपभ्रंश पहले हम डालते हैं, फिर ये जो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं हैं, ये हिंदी और हिंदीतर भाषाएं अपभ्रंश से ही तो निकली हैं। वहाँ पर अपभ्रंश से अवहट है। लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि जो ये हमने बताया 500 से 1000 ईस्वी तक क्या है? अपभ्रंश। इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, इसको तो हम हिंदी में ही काउंट कर रहे हैं अवहट को। तो 500 से 1000 अपभ्रंश हुई, और अपभ्रंश के बाद 1000 से ही, यहाँ से देखिए 1000 ईस्वी से अब तक, तो अपभ्रंश के बाद ही तो हिंदी और हिंदीतर आई, तो डायरेक्ट नहीं आई। अपभ्रंश के कुछ भेद हैं, उनसे ये हिंदी और हिंदीतर भाषाएं निकली हुई हैं। तो समझिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर हम पूरा चलते हैं, सीधा अपभ्रंश लेते हैं। अपभ्रंश लेते हैं, लेकिन एक सीरियल में आपको फिर बता दूं। देखो, सबसे पहले हिंदी कहाँ से आई? संस्कृत से। कहाँ से? संस्कृत से। तो संस्कृत से आई ना, तो संस्कृत में पहले कौन सी संस्कृत मिली थी? वैदिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक। ठीक है, उसके बाद कौन सी संस्कृत मिली थी? लौकिक मिली। कौन सी मिली? लौकिक मिली। ठीक है, और उसके बाद कौन सी मिली? तो उसके बाद मिली, लौकिक के बाद पाली मिल गई। यहीं से क्या मिली? पाली भाषा में कन्वर्ट हुई। पाली से बन गई प्राकृत। क्या बन गई? प्राकृत। प्राकृत से बन गई। प्राकृत से फिर कौन सी बन गई? तो प्राकृत से बन गई यहाँ पर अपभ्रंश। क्या बन गई? अपभ्रंश बन गई। ठीक है, अब अपभ्रंश से आपकी क्या बनी? हिंदी और हिंदीतर भाषाएं निकली। हिंदी भी अपभ्रंश से निकली, और हिंदी के साथ कौन सी निकली? हिंदीतर निकली। हिंदीतर माने जो हिंदी से परे थी भाषाएं, जो हिंदी नहीं थी, जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती थी, हिंदीतर भाषाएं भी निकली यहाँ से। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे कंफर्म हो गई। अब देखो,
अब जो ये अपभ्रंश से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अपभ्रंश से ही तो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं प्राप्त हो रही हैं, हो रही कि नहीं। तो अपभ्रंश से ही हम अपभ्रंश पढ़ेंगे और किस प्रकार और हिंदीतर और हिंदी भाषाएं निकल रही हैं और हिंदी की कितनी बोलियां हैं, सब अभी इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो अपभ्रंश पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, अपभ्रंश। ठीक है, तो अपभ्रंश फिर हेडिंग हम लोग लगाते हैं अपभ्रंश। कुछ हम बिगाड़ेंगे नहीं, यहाँ पर कुछ हम बिगाड़ेंगे नहीं, बस आप लिखते जाइए अपभ्रंश, अपभ्रंश डाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहला पॉइंट अपभ्रंश से क्या है। अपभ्रंश, अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, के वाल्मीकि कौन है, अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है। तो आंसर आ जाएगा स्वयंभू। कौन है, स्वयंभू। स्वयंभू कवि थे, कवि स्वयंभू क्या थे, अपभ्रंश के वाल्मीकि थे। इन्होंने अपभ्रंश में कई साहित्य लिखे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, इनकी रचना कौन थी स्वयंभू की। तो स्वयंभू की रचना थी, क्या थी, पौमचर्यू। बहुत पूछी जाती है, पौमचर्यू, पौमचर्यू किसकी रचना थी, पौमचर्यू। तो पौमचर्यू रचना थी स्वयंभू की, किसकी थी, स्वयंभू की। ठीक है, अपभ्रंश में दूसरा पॉइंट अपभ्रंश से, अपभ्रंश का प्रथम काव्य, अपभ्रंश का प्रथम काव्य, प्रथम काव्य कौन सा था। तो ये भी आपको याद रखना है, भविष्यतः कहा। कौन सा था, भविष्यतः कहा, भविष्यतयः कहा, भविष्यतयः कहा। ये क्या था, ये था प्रथम काव्य था। ठीक है, प्रथम काव्य था, लिखा किसके द्वारा गया था, तो धनपाल के द्वारा। किसके द्वारा, धनपाल के द्वारा लिखा गया था। कौन, भविष्यतया कहा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर समझनी थी, इतनी बातें हो गई। अब सीधा आते हैं अपभ्रंश के बारे में। हम बताते हैं कि अपभ्रंश के कितने भेद थे जिनसे हिंदी भाषा का उदय हुआ और हिंदीतर भाषाएं का उदय हुआ। तो अपभ्रंश के सबसे पहले अब लिख लेते हैं अपभ्रंश के भेद। ठीक है, तो अपभ्रंश के भेद डालते हैं, प्रकार या तो भेद। तो अपभ्रंश के प्रकार हम सीखेंगे। तो अपभ्रंश के कितने प्रकार थे, तो यहाँ पर लिखना है अपभ्रंश के 6 प्रकार थे। कितने प्रकार थे, 6 भेद हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला भेद कौन सा है, तो पहला है सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश। पहला कौन सा है, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है सौरसेनी के बाद, यहीं से पूरे हमको अपभ्रंश देखने हैं। सौरसेनी के बाद थी अर्धमागधी। कौन सी थी, अर्धमागधी, अर्धमागधी। दूसरी कौन सी थी, अर्धमागधी थी। ठीक है, तीसरी कौन सी थी, तो तीसरी थी मागधी अपभ्रंश। तीसरा भेद क्या था, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, चौथा भेद यहीं पर देखते हैं। चौथा, 6 भेद है ना, अपभ्रंश के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो चौथा भेद कौन सा है, तो चौथा भेद है खस। ठीक है, पांचवा क्या है, ब्राचड़। पांचवा क्या है, ब्राचड़। पांचवा क्या है, ब्राचड़। ठीक है, पांचवा क्या है, ब्राचड़ है। और उसके बाद छठा हम देखते हैं, छठा। ठीक है, छठा देख लेते हैं। तो छठा कौन सा है, ब्राचड़। देखिए, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। महाराष्ट्री कौन सा, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री। ठीक है, तो ये हमारे अपभ्रंश के 6 भेद थे जिनसे अब हिंदी हम निकालेंगे। ठीक है, हिंदी को निकालेंगे। हिंदी की 5 पहले उपभाषाएं निकालेंगे। ठीक है, फिर 5 उपभाषाओं से हम 17 बोलियां निकालेंगे। समझे। चलिए, तो सबसे पहले सौरसेनी से कौन कौन सी भाषाएं प्राप्त हुई हमें ये जानेंगे। ठीक है, तो सौरसेनी से, तो समझिए सौरसेनी से कौन कौन सी भाषाएं हमें प्राप्त हुई। तो सौरसेनी से हमको एक चीज़ याद रखनी है, पराग। क्या याद रखना है, पराग।
और अगर नहीं याद हो रहा है तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। सौर सेनी से एक फील आ रहा है शेर का। किसका फील आ रहा है? शेर। शेर लिखा हुआ है ऐसा, शेर। ठीक है, तो शेर पराग दूध पीता है। शेर कौन सा दूध पीता है? तो पूछा जाएगा, आप बताओगे पराग दूध पीता है। तो पराग याद हो गया। पराग से हमको क्या करना है, यहीं से समझो। पराग से, ठीक है, पा से हो गया कौन सी? पा से कौन सी भाषा होगी? पा से हो गई पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पा से हो गया पश्चिमी हिंदी। रा से हो गया राजस्थानी। राजस्थानी, रा से क्या हो गया बेटा? राजस्थानी। ठीक है, और गा से हो गया गुजराती। गा से क्या हो गया? गुजराती। गा से हो गया गुजराती। ठीक है, तो सौर सेनी से 3 उपभाषाएं निकली। कौन कौन सी? गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, 3 अपभ्रंश से कौन सी? 3 उपभाषाएं निकली, गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना यहाँ पर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी की बात करेंगे तो राजस्थानी जो भाषा थी वो पूरे, अगर राजस्थान का हम क्षेत्र देखें, ऐसे पूरे राजस्थान का क्षेत्र देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? तो आप कहोगे पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान, तो पूर्वी राजस्थान है तो यहाँ पर बोली कौन सी चलेगी? पूर्वी राजस्थानी चलेगी। अब समझना, थोड़ा सा समझना कि जो राजस्थानी भाषा थी वो 4 भाषाओं में बट गई। 4 भाषाओं भी कह सकते, 4 बोलियां भी कह सकते। तो 4 बोलियों में बट गई राजस्थानी, 4 बोलियों में बट गई। उत्तर में उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी क्या हो जाएगी? उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी, ये दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, इधर हो गई कौन सी? इधर हो गई अपना पश्चिमी राजस्थानी। तो पश्चिमी ऐसे और राजस्थानी हमने लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी इधर, तो इधर हो गई पश्चिमी राजस्थानी। अब देखो भाई, इनके नाम भी हैं। ठीक है, उत्तरी राजस्थानी को क्या कहते हैं? जो उत्तरी राजस्थानी बोली थी वहाँ पर कौन सी बोली बोली जा रही थी? तो आप याद रखेंगे उत्तरी राजस्थानी में मालवी बोली बोली जा रही थी। कौन सी? मालवी। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तरी राजस्थानी कौन सी बोली है? तो मालवी है। उत्तर राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। पूर्वी में ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। याद रखना है, पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? ढूंढाड़ी है। ठीक है, अब दक्षिणी कौन सी है? तो दक्षिणी है, सॉरी ये उत्तरी में है मेवाती। याद रखिएगा, अभी मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ इसकी, अभी मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, है ना। उत्तरी है मेवाती, याद रखिएगा। मेवाती थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं है। उत्तरी है मेवाती, ठीक है। दक्षिणी कौन सी है? दक्षिणी है मालवी। कौन सी? मालवी। आपको मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। पश्चिमी कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी। आपको याद कैसे करना? तो ये आपसे पूछा जाएगा। थोड़ी देर में इसी को दिखा रहा हूँ, राजस्थान को ही दिखा रहा हूँ। तो ये राजस्थान है, तो राजस्थान के पूर्व में ढूंढाड़ी बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है? मारवाड़ी। इधर मारवाड़ का क्षेत्र पड़ता है, ऊपर मेवाड़ का क्षेत्र पड़ता है राजस्थान के। तो उत्तरी राजस्थानी कौन सी है? मेवाती। मेवाड़ के क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। नीचे मालवी, मालवा का पठार पड़ता है दक्षिण राजस्थानी में, तो दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी? मालवी बोली जाती है। आप याद कैसे करोगे? मेवा, मेवा खाई कहाँ से जाती है? तो ऊपर से, मुँह से खाई जाती है, यानी उत्तर। उत्तर याद रखोगे, मेवा हमेशा ऊपर से खाई जाएगी, यानी उत्तरी राजस्थानी कौन सी है? मेवाती। माल, पैसा वैसा कहाँ रखते हैं? जेब में, और जेब होती कहाँ है? नीचे। तो माल समझ सकते हैं ना कि पैसा है, तो पैसा कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं। तो मालवी दक्षिणी राजस्थानी होगी, कंफर्म। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी, तो पूरब में क्या है? पूर्वी राजस्थानी अपनी तरफ उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर में कोई व्यक्ति ढूंढने आया, ऐसे समझो। तो ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। तुमने पता कर लिया राजस्थानी के बारे में। 4 बोलियाँ थी राजस्थानी में, राजस्थानी उपभाषा थी, इसमें 4 बोलियाँ थी। चारों बोलियाँ आपने पता कर ली। अब इसके बाद आते हैं पश्चिमी हिंदी।
किस में आते हैं, पश्चिमी हिंदी के बारे में आते हैं। तो यहाँ पर हम पश्चिमी हिंदी के बारे में आपको बताएंगे। तो पश्चिमी हिंदी में आपको याद क्या रखना है, पश्चिमी हिंदी में आपको क्या याद रखना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। पश्चिमी हिंदी में आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। पश्चिमी हिंदी में याद रखना है कौम्बा ब्रमुक। एक फार्मूला याद कर लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौम्बा, कौवा की फीलिंग लो, कौवा नहीं है, बा लगा दो कौवा की जगह, कौम्बा ब्रबुक, क्या हो जाएगा, ब्रबुक, ब्रबुक, कौम्बा और इधर लिख दिया ब्रबुक। ये याद करना है, एक फार्मूला याद कर लो, कौम्बा ब्रबुक। कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। अब बेटा कौ से क्या बना, कौ से क्या बना, तो कौ से बना कौरवी, क्या बना, कौरवी, कौरवी बना, ठीक है। बा से क्या बना, तो बा से बना बांगरू, क्या बना, बांगरू, बांगरू, ठीक है। बा से क्या बना, बांगरू बना, ठीक है। यहीं पर ब्र से क्या बना, ब्र से, तो ब्र से बना ब्रज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा, ब्र से ब्रज भाषा, ठीक है, ब्र से ब्रज भाषा, ठीक है। बू से क्या बना, तो बू से बन गया बुंदेली, बू से बुंदेली, 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 बू से क्या बना, बुंदेली, ठीक है। और का से क्या बना, तो का से बना कन्नौजी, क्या बना, कन्नौजी, कन्नौजी, का से क्या बन गया, कन्नौजी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियाँ निकल रही हैं। कितनी बोलियाँ निकल रही हैं, 5 बोलियाँ निकल रही हैं। अभी मैं बताऊंगा हिंदी कौन कौन सी हैं, हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, और हिंदीतर भाषाएं कौन कौन सी हैं जो हिंदी नहीं है, सब चीज़ें बताऊंगा, बने रहिए बस। अभी मैं पूरा आपको रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन करवाएंगे, अभी सुन लो, फिर उसके बाद जब रिवीजन करवाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़, ठीक है। कौरवी, कौरवी का दूसरा नाम अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिख दोगे कौरवी को बोलते हैं खड़ी बोली। क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, खड़ी बोली कहते हैं, जो आजकल हम लोग बोलते हैं। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो मेरठ, मेरठ याद रखेंगे। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र किसको माना जाता है, तो मेरठ को माना जाता है। बांगरू, बांगरू की दूसरी बोली हरियाणवी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। ये कहाँ पे बोली जाती है, तो हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, तो हरियाणवी को ही हम बांगरू कहते हैं। कौरवी को हम खड़ी बोली कहते हैं, बांगरू को हम हरियाणवी कहते हैं। अब समझना, ये कौम्बा जो है, ये जो कौम्बा है, ठीक है, ये क्या है, आकार बहुला है। पश्चिमी हिंदी 2 भागों में बटी थी, कौन कौन सी, आकार बहुला, आंकार बहुला, अंकार बहुला और ओंकार बहुला, ओंकार बहुला। अभी मैं बता रहा हूँ ये ओंकार और अंकार क्या है, ओंकार बहुला, आंकार बहुला, बहुला। अब आंकार बहुला, कौबा में आ का यूज, जो जहाँ से शब्द समाप्त होते हैं वहाँ पे आ का यूज होता है, और ओंकार में ओ का यूज किया जाता है। जैसे ब्रज भाषा खैबो जैबो ओ निकलेगा, जब कोई भी शब्द समाप्त होगा तो वहाँ ओ की उच्चारण होगी। जैसे कन्नौजी भी है, कन्नौजी भी ऐसे ही बोली जाती, खैबो जैबो नहीबो, ठीक है, तो वहाँ पे ओ का उच्चारण ज़्यादा होता है शब्द के अंत में, ठीक है। ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, ये ब्रबुक में ओंकार बहुला की भाषाएँ हैं, ठीक है। तो है हिंदी के अंतर्गत ही आ रही, हिंदी की बोलियाँ हैं कौवा, कौरवी, खड़ी बोली, इसमें आ का उच्चारण होता है। बांगरू, ठीक है, मारे, थाड़े, ठीक है, तो ये सब क्या है, बांगरू भाषा में यूज किया जाता है, ठीक है, छोरे, है ना। तो ये बांगरू भाषा में, तो बांगरू आंकार बहुला की है, ओंकार बहुला की कौन सी है, ब्रमुख है। ब्र से ब्रजभाषा, का से कन्नौजी और बू से बुंदेली, ठीक है, इतनी भाषा निकल आई। अब देखो ये हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ ली, गुजराती, गुजराती उपभाषा है, गुजराती बोली भी है। तो गुजराती कहाँ बोली जाती है, तो गुजरात में बोली जाती है। गुजराती से कोई बोलियाँ निकलती नहीं है, तो हमने राजस्थानी यहाँ पर ली, राजस्थानी 4 बोलियाँ थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब आते हैं कहाँ पर, ये हमारा पूरा क्या ख़त्म हो गया, ये पूरा जो ख़त्म हुआ है ये सौर सेनी अपभ्रंश ख़त्म हुआ है। क्या, सौर सेनी अपभ्रंश। एक बार रिवीजन मारिए, सौर सेनी अपभ्रंश से पराग, याद रखा, पराग से कौन कौन सी, पा से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। राजस्थानी की 4 बोलियाँ हमने यहाँ पर पूरा बताया, और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ। कैसे याद रखते, कौम्बा ब्रमुख, ठीक है, अभी फिर बताएंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर किस पे, अर्धमागधी पे, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। किस पे आते हैं बेटा, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरे पॉइंट पे अर्धमागधी, ठीक है। तो अर्धमागधी हम यहाँ पर बताते हैं आपको, अर्धमागधी अब हम आपको थोड़ा सा नीचे बता देंगे अर्धमागधी,
ठीक है। अर्धमागधी हम आपको अब बताएंगे। देखो अर्धमागधी, चलो वहीं पे बताते थोड़ा सा ना, बोर्ड अपने पास है, घुमा उमा के पूरा देख लेंगे, क्यों इधर आए, फिर वहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वहीं पर अब हम सीखेंगे अर्धमागधी। तो अर्धमागधी को इधर सीख लेते हैं ना, अर्धमागधी को हम थोड़ा सा इधर सीख लेते हैं। तो अर्धमागधी को याद रखने के लिए हम क्या याद रखेंगे, अर्धमागधी। अर्धमागधी से यहाँ पर निकली पूर्वी हिंदी, कौन सी निकली, पूर्वी हिंदी निकली। अर्धमागधी से कौन सी हिंदी निकली, पूर्वी हिंदी। याद रखिए पूर्वी हिंदी, कौन सी हिंदी निकली, पूर्वी हिंदी। देखो अर्ध है ना, इसमें भी उड़नकीरा, इसमें भी उड़नकीरा, तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली। मागधी से कौन सी निकली भाषाएं, तो मागधी से भी, ये किन से निकली, ये किन से निकली, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, किससे, अर्धमागधी से। मागधी से कौन सी भाषा निकलेगी, तो मागधी से भी आपको मैं बता दूँ काफ़ी भाषाएँ निकली हैं मागधी से। पहली मागधी जो से निकली है वो निकली है बांग्ला, ठीक है। दूसरी कौन सी निकली है, उड़िया, दूसरी कौन सी, उड़िया। और तीसरी कौन सी, असमिया, असमिया, ठीक है। यहाँ पर इसको भी थोड़ा हटाते हैं। तीसरी कौन सी निकली, तो तीसरी निकली असमिया, और चौथी कौन सी निकली, चौथी निकली बिहारी, ठीक है। कौन सी निकली, बिहारी निकली, ठीक है। तो ये पूरी, ये जो भाषाएं निकली ये किससे निकली, तो ये निकली बेटा, ये निकली सारी, ये निकली मागधी से। किससे निकली, मागधी से निकली, ठीक है। तो ये किससे निकली, मागधी से। आप याद रखेंगे मागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली, मागधी से बांग्ला। आप याद कैसे करेंगे, बउआ बिहारी याद रखिए, बा से बांग्ला, ऊ से बउआ, ऊ से उड़िया, आ से असमिया, बा से बिहारी, बउआ बिहारी। कौन सी, मागधी से बउआ बिहारी निकली। खस ब्राह्मण महाराष्ट्री से निकली मराठी, महाराष्ट्री से कौन सी निकली, तो आप यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिए। पहले मैं खस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। खस से निकली कुमाऊनी, और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये किससे निकली, तो ये निकली किससे, खस से। ब्राह्मण से कौन सी निकली, तो ब्राह्मण से निकली पंजाबी और सिंधी। किससे निकली, पंजाबी और सिंधी किससे निकली, ब्राह्मण से निकली। महाराष्ट्री से कौन सी निकली, महाराष्ट्री से एक निकली भाषा, कौन सी, मराठी। कौन सी, मराठी, केवल एक ही भाषा निकली, ठीक है। कौन सी निकली, मराठी। हमने अधिकतर सारी भाषाएं आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से आता है पूर्वी हिंदी। अब पहले पूर्वी हिंदी के बारे में जान लेते हैं। जो पूर्वी हिंदी थी, ठीक है, जो पूर्वी हिंदी थी, पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली। कौन सी, याद कैसे करेंगे, आपको याद रखना है आबच्छ, क्या याद रखना है, आबच्छ, ये याद रखना है। अब आ से क्या होता है, तो भाई आ से होता है अवधि, क्या होता है, अवधि, ठीक है। आ से क्या होता है, अवधि। बा से क्या होता है, तो बा से होता है बघेली, क्या होता है, बघेली। बा से क्या होता है, बघेली, ठीक है। फिर छा से क्या होता है, तो छा से होता है छत्तीसगढ़ी। छा से क्या होता है, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। छा से क्या होता है, छत्तीसगढ़ी होता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, अबच्छ पूर्वी हिंदी से क्या निकली, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। कन्फर्म ये भी हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर बिहारी है, ठीक है। बांग्ला तो बांग्ला ही है, उड़िया ही है, असमिया असम में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, ठीक है। अब बिहारी में 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। बिहारी बोलियाँ कौन सी हैं, 3 हैं, वो भी हम यहाँ पर समझते हैं, अभी समझ आते हैं आपको। बिहारी को याद करने की हम क्या याद करेंगे,
मैम भोजपुरी याद रखेंगे, मैम भोजपुरी, भोजपुरिया है याद करो, मैम भोजपुरिया है तो भोजपुरी लिख दो बस। मैं से हो गया मैथिली, मैं से हो गया मैथिली, ठीक है। माँ से हो गया मगही, मगही, माँ से हो गया मगही, मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी से कितनी बोलियां निकली हैं? तो 3 बोलियां निकली हैं। कौन कौन सी? पहली ये हो गई, दूसरी मगही, तीसरी कौन सी? भोजपुरी। मैम भोजपुरी याद रखेंगे, मैं से मैथिली, माँ से मगही, भोजपुरी तो है भोजपुरी, ठीक है। तो बिहारी से कितनी कौन सी निकली? मैम भोजपुरी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, काउंट करना चालू करते हैं कि मैं पहले बताऊंगा 5। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं, ये कहीं पर नोट कर लेंगे आप लोग। हिंदी भाषा है तो हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। अब हम बताते हैं कौन कौन सी। देखिए उपभाषा पहले हम काउंट करते हैं। तो पहली उपभाषा कौन सी है? पहली उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। ये कौन सी है? राजस्थानी हिंदी ही है, इसका नाम क्या है? राजस्थानी हिंदी। तो उपभाषाएं हम काउंट करेंगे। ये पहली उपभाषा, पहली उपभाषा हम लोग किससे इससे बनाते हैं? पहली उपभाषा ये हो गई उपभाषा, पहली उपभाषा क्या हो गई? ये हो गई। दूसरी उपभाषा पश्चिमी हिंदी हो गई ये। पहली उपभाषा राजस्थानी हिंदी, फिर से नोट करेंगे लेकिन अभी समझा रहे हैं। दूसरी उपभाषा पश्चिमी हिंदी, ठीक है। फिर इसके बाद 2 हो गई ना, 2 हो गई ना, 2 के बाद आ जाओ इधर, 2 के बाद आ जाओ इधर। तीसरी उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी। तीसरी उपभाषा क्या है? ये है। तीसरी उपभाषा आपकी पूर्वी हिंदी है, ठीक है। तीसरी पूर्वी हिंदी हो गई, तीसरी हो गई ना। अब इसके बाद चौथी कौन सी है? तो देखिए चौथी कौन सी है, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। हाँ चौथी कौन सी है? तो चौथी हो गई ये आपकी बिहारी। चौथी कौन सी हो गई? बिहारी। तो बिहारी हो गई, ये चौथी उपभाषा है। इसी के बाद बेटा यहाँ पर चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो यहाँ पर की खस है, ये खस है। खस से पहाड़ी हिंदी का उदय हुआ था। खस से क्या हुआ था? खस से ही पहाड़ी हिंदी हुई थी। पहाड़ी हिंदी कौन सी है? कुमाऊनी और गढ़वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करेंगे ये चीज़। जो कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियाँ हैं ये किस उपभाषा से निकली हुई हैं? तो यहाँ पर मैं बीच में बताना भूल गया था, तो आप लिख लेंगे इसको। ये पहाड़ी हिंदी से निकली है, पहाड़ी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से निकली है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हमने आपको बताया था हिंदी में देखिए अभी पूरा एक बार रिवीजन करवाते हैं आपका। यहाँ पर हम लोग से देखते हैं। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। 5 क्या है? उपभाषा है, उपभाषा है। और बोलियां कितनी हैं? तो बोलियां हैं 17। कितनी हैं बोलियां? कितनी है हिंदी की? तो बोलियां हैं 17, ठीक है। कितनी बोलियां हैं? तो 17 बोलियां हैं, कन्फर्म। अब उपभाषा जो 5 हैं, बोलियां 17 हैं। तो 5 उपभाषाएं मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से फिर से देख लीजिए, ठीक है। जो 5 उपभाषाएं थी ये निकली किससे थी? किस अभ्रंश से निकली थी? सौरसेनी अभ्रंश से निकली थी। चलिए सबसे पहले सौरसेनी अभ्रंश हमने देखा। तो सौरसेनी से पहली उपभाषा कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी थी। दूसरी राजस्थानी हिंदी थी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी से ये बोलियां निकली, राजस्थानी। तो 2 मिल गई। ये गुजराती हिंदी तर है, यानी हिंदी नहीं है ये, ठीक है। तो पहली उपभाषा हिंदी की, दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी, दूसरी हो गई ना। तीसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी पूर्वी हिंदी हो गई। चौथी बिहारी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई। और 5वीं कौन सी हो गई? पहाड़ी हिंदी हो गई। जो पहाड़ी हिंदी थी वो किससे निकली थी? खस से निकली थी। खस से पहाड़ी हिंदी निकली। आपको मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। खस से कौन सी निकली? तो खस से यहाँ पर निकली कौन सी? खस से निकली पहाड़ी हिंदी। और खस से कौन सी निकली? पहाड़ी हिंदी निकली। और पहाड़ी हिंदी से बोलियां निकली कुमाऊनी और गढ़वाली। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं भाई हिंदी की। तो देख लीजिए, पहली हो गई पश्चिमी, पहली हो गई पश्चिमी। दूसरी हो गई राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, सबके आगे हिंदी लगा लेंगे, राजस्थानी हिंदी। तीसरी हो गई पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी हो गई। फिर इसके बाद चौथी हो गई बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी हो गई, ठीक है। और इसी के बाद पांचवी कौन सी हो गई? पांचवी हमारी जो उपभाषा थी वो पहाड़ी हिंदी थी, पहाड़ी हिंदी थी। अब आपको बता देता हूँ इनके अंतर्गत कितनी कितनी बोलियां हैं। तो एक बार फिर से 17 बोलियां हैं, तो 17 बोलियां एक बार हम लोग गिनते हैं कौन सी 17 बोलियां हैं। तो ये जो 17 बोलियां हैं ये निकली किससे हैं? तो ये निकली हैं उपभाषाओं से। तो पहली उपभाषा कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी थी। यहाँ पर हमने देखा पश्चिमी हिंदी में कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो 1 2 3 4 5 बोलियां निकली किससे? पश्चिमी हिंदी से। तो आप याद रखिए 5 बोलियां हो गई हिंदी की। इसके बाद राजस्थानी हिंदी दूसरी उपभाषा थी, उससे कितनी बोलियां निकली? 1 2 3 4 बोलियां निकली। तो 5 4 9 बोलियां हो गई हिंदी भाषा की, 9 बोलियां हो गई। 9 के बाद हम लोग आते हैं अर्धमागधी पर। तो अर्धमागधी से उपभाषा कौन सी निकली? पूर्वी हिंदी। यहाँ से पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियां निकली? तो 9 के बाद 10 11 12, 3 यहाँ से भी निकली, तो 12 हो गई, 12 बोलियां हो गई। 12 के बाद बिहारी भी उपभाषा थी हिंदी की, तो इससे भी 3 बोलियां निकली, 1 2 और 3। भोजपुरी स्वयं, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो 12 3 कितने हो गए? तो आप खुद देख रहे हैं 12 में जहां 3 जोड़ा तो 15 हो गया। 12 3 कितने हो गए? 15 हो गए। फिर बेटा पहाड़ी हिंदी उपभाषा थी हमारी, ये भी एक उपभाषा है, तो पहाड़ी हिंदी से कौन सी बोलियां निकली? कुमाऊनी और गढ़वाली। ये कहाँ पर? पहाड़ी में बोली जाती हैं, पहाड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गए, वहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है, जो कि पहाड़ी हिंदी से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल गई। तो टोटल 15 हो गई थी, 15 में 2 जोड़ा 17 हो गई। तो कन्फर्म हो गया ना। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। पश्चिमी से 5 बोलियाँ निकली। पश्चिमी से कितनी बोलियाँ निकली? 5। कौन सी? कौंबा, ब्रबुक, कौ से कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पश्चिमी, ठीक है। राजस्थानी से 4 निकली। उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। सबके मैंने नाम भी बताया कि कैसे आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी में कितनी? 3। अवध, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी से मैम, भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो इसमें भी कितनी है? 3 भाषाएं, 3 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 2 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? तो 2 बोलियां हैं। कंफर्म हो गया इतनी बात? 2 बोलियां हो गई। तो टोटल जोड़ लेते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17। तो टोटल कितनी हमने बोलियां यहाँ पर देख ली? 17 बोलियां पूरी हमने कंप्लीट कर ली। तो ये इन बोलियों के क्षेत्र भी हम समझ लेते हैं। जैसे कुछ मैं बोलियों के जैसे बता दूं कि क्षेत्रों में बोली जाती है, किसी भी जिले में नहीं बोली जाती हैं। जैसे अगर बुंदेली बोली जाती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें कई जिले आ जाते हैं। कोई भी बोली किसी पर्टिकुलर एक जिले में नहीं बोली जाती, ये क्षेत्रों में बोली जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चला सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है भाषा। भाषा के बाद विभाषा, जिसे हम उपभाषा भी कहते हैं। उपभाषा भी कह दिया जाए, या तो कह दिया जाए इसी का दूसरा रूप है विभाषा। और इसी से बोलियां निकलती हैं, बोलियां, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने सभी ने बहुत ही ध्यान से समझी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ और आप क्या समझना चाह रहे हैं। तो भाषा से उपभाषा, बोलियाँ, ठीक है। भाषा क्या होता है? भाषा जो होता है वो श्रव्य होती हैं, ठीक है। जो श्रव्य होती हैं वो उनको हम भाषा कहते हैं, लेकिन जो लिखे जाएँ, जो वर्णों के माध्यम से क्या हो, लिखित रूप पर हो, तो वो लिपि कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप जान गए। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वो भाषा के माध्यम से बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर हम लिख के आपको बता रहे हैं ये लिपि है। और कौन सी लिपि हिंदी में प्रयोग की जाती है? तो देवनागरी। तो देवनागरी लिपि के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी किस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो लिखित रूप लिपि कहलाती है, श्रव्य रूप जिससे हम सुनते हैं वही वो भाषा कहलाते हैं, ठीक है। तो इतनी भी आप चीज़ को पता चल गई है। ये सारी चीज़ें मैं हर बार बताऊंगा जब भी क्लास लेने आऊँगा, तो बिल्कुल दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताई थी, तो आप लोगों ने सब ने देख ली होगी कि कैसे हमने बताया इसको, ठीक है।
एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं और फटाफट रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो देखो, आज की क्लास का हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन एक बार आप पेन और कॉपी छोड़ दीजिए, अब एक बार देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा के विकास में हिंदी हमने बताई लगभग विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी हमारी है। मानक रूप में जिसमें बिंदी लगी होती है वही हिंदी हमारे लिए परफेक्ट होती है। हिंदी एक वियोगात्मक और विश्लिष्ट प्रकार की भाषा है। वियोगात्मक मतलब ये हुआ कि सबसे अलग, भिन्न, ठीक है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी भारोपीय परिवार से रिलेटेड है। तो बात आई है यहाँ पर परिवार की, तो भारत में परिवार कितने हैं, तो 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं, तो भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। जो भारोपीय भाषा परिवार हैं वो 73% के लोग हैं। द्रविड़ में 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। 73% होने के साथ भारोपीय में 73% की बहुतायत या बहुलता होने के साथ साथ यह सबसे बड़ा भाषा परिवार बन जाता है। तो सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, 0.7% के साथ चीनी तिब्बती है। कौन है, चीनी तिब्बती है। चलते आगे चलते हैं। यहाँ पर बात आई है भारोपीय की, तो भारोपीय का मतलब हुआ भारत प्लस यूरोपीय। भारत प्लस यूरोपीय यानी इंडो यूरोपियन की बात कर रहे हैं। और जो इंडो यूरोपियन परिवार के लोग थे वो आर्य थे। कौन थे, आर्य थे। मतलब जो इंडो यूरोपियन की बोली बोलते थे, यानी भारोपीय भाषा के अंतर्गत जो भी बोलियां बोली जाती थी वो लोग कौन थे, वो आर्य थे। आर्य कब आए थे भारत, तो 1500 ईसा पूर्व, यानी 1 ईस्वी से 1500 साल पहले, ठीक है। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ पर ठहरे थे, हरियाणा या अफगानिस्तान में, हरियाणा और पंजाब की सीमा पर। किसने विवेचना की, बताया किसने, तो बताया था मैक्स मुलर ने। किसने बताया था, मैक्स मुलर ने। अब आते हैं भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि जब आर्य आए तो इन्होंने यहाँ पर संचार का, एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम बनाया। वो भाषा थी, वो कौन सी भाषा थी, भारतीय आर्य भाषा थी। आर्य आए, आर्यों की भाषा हुई, लेकिन कहाँ पर आए, भारत में आए तो भारतीय आर्य भाषा का यहाँ से उद्गम शुरू हुआ। तो भारतीय आर्य भाषा का हम यहाँ पर देखेंगे काल विभाजन। समय के आधार पर हम यहाँ पर करेंगे वर्गीकरण। तो समय के आधार पर सबसे पहले जब से ये आर्य आए थे तब से हमने इनका किया वर्गीकरण, यानी 1500 ईसा पूर्व से आर्य आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल रहा। मतलब इस समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का पूरा समय रहा। पूरा इस समय यही बोलियां बोली गई। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित थी, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज थी, कह सकते हैं जटिल लैंग्वेज थी, ठीक है। जनमानस, आम जनमानस के पढ़ने योग्य नहीं थी, नहीं पढ़ पाते थे लोग इसको, ठीक है। तो समझने के लिए कोई पंडित या विद्वान ही बुलाया जाता था, जो और ऐसे भी कह सकते हैं जो वैदिक संस्कृत थी वो वेदों में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत थी। इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, लगभग 500 साल तक रहा, ठीक है। आते हैं लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, लौकिक संस्कृत मतलब लोकों में, लोक में बोले जाने, लोक मतलब लोगों में बोले जाने वाली संस्कृत लौकिक संस्कृत थी। इसी को पाणिनि ने, यहाँ समझिएगा, इसी को पाणिनि ने क्या कहा था, इसी को पाणिनि ने भाषा बुलाया। जो वैदिक संस्कृत थी इसका दूसरा नाम क्या था, ये देखो, वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या था, छांदस था। अब भाई छांदस नाम क्यों पड़ा, तो बहुत ध्यान से, बिल्कुल कहानी के माध्यम से सुनिए, पेन और कॉपी रख दीजिए। छांदस नाम इसलिए पड़ा कि जो वेदों में संस्कृत एक तो पढ़ने में ऐसे ही जटिल थी और ऊपर से संस्कृत में छंद मिल रहे थे, क्योंकि छंद जो होते हैं हम ऐसे भी नहीं समझ पाते। अगर हिंदी में भी छंद लिखे होते हैं तो उसका अर्थ निकालना हमारे लिए बड़ा काम होता है। तो इसी प्रकार जब संस्कृत में छंद लिखे होते हैं तो और जटिल हो जाती थी। वैदिक संस्कृत यानी वेदों में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत में छंदों का उपयोग बहुत किया गया था, इसलिए वैदिक संस्कृत में जो प्रयोग की गई थी संस्कृत, उसको हम छांदस के नाम से जानते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने क्या नाम दिया था, यास्क कहा था, यास्क। याद रखिए, पाणिनि ने नाम बुलाया था यास्क। अब पाणिनि ने क्या किया, जो वैदिक संस्कृत ये बहुत जटिल थी, इसको सरल सुगम बनाने के लिए इन्होंने एक अष्टाध्यायी किताब को लिखा। अष्टाध्यायी पूरा समर्पित है संस्कृत व्याकरण से। अष्टाध्यायी किससे समर्पित है, जो अष्टाध्यायी की मैं बात कर रहा हूँ, ये अष्टाध्यायी देखिए, ये अष्टाध्यायी है, ये है संस्कृत व्याकरण से संबंधित, पूरा समर्पित है संस्कृत व्याकरण पर। और रचयिता कौन है, तो रचयिता है इसके पाणिनि।
समझ में आ रहा है, पाणिनि। अब पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को पढ़ने में इतनी ज़्यादा सुगमता प्रदान कर दी कि वैदिक संस्कृत से अब जो संस्कृत का परिवर्तन हुआ वो लौकिक संस्कृत हो गया। आम जनमानस में संचार का जो माध्यम था वो काफ़ी सरल हो गया था, संस्कृत के माध्यम से लोग आपस में बातचीत करने लगे। तो इस चीज़ को देखते हुए लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने भाषा नाम दिया। क्या नाम दिया? अब वो भाषा हो गई थी जहाँ से, तो भाषा को अपनाया किसने? लौकिक संस्कृत, पाणिनि ने ही कहा था। ठीक है, तो ये ओरिजिनल संस्कृत थी। इस समय की जो संस्कृत है उस समय की लौकिक संस्कृत से पूरा पूरा मेल खाती है, मतलब यही ओरिजिनल संस्कृत यहाँ से मिल गई थी। अब हम पहुँच चुके हैं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हो गया आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल। अब इसके बाद आते हैं जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल है, उसके आगे चर्चा करते हैं। चर्चा में क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, मतलब लगभग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय या कार्यकाल कब तक रहा? तो लगभग 1500 साल, क्योंकि 500 ईसा पूर्व से मैं पहले 1 ईस्वी पहुंचूंगा, फिर 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी पहुंचूंगा, तो 500 और 1000 कितना हो गया? 1500। अब इसी 1500 का हम यहाँ पर बताते हैं किस माध्यम से कौन सी चीज़ें रही। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को यहाँ पर हमने समझाया था। ठीक है, 1500 वर्ष तक चला, लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब 500 में 500 साल, प्रथम 500 साल प्रथम प्राकृत काल चला, उसके बाद द्वितीय प्राकृत काल चला, तृतीय प्राकृत काल चला। मैं ये पढ़ रहा हूँ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कार्यकाल। तो 500 से ईसा पूर्व टू 1, ये आप डिवाइड कर सकते हो 500 में। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत काल में हमें प्राप्त कौन सी भाषा हुई, कौन सी भाषा उद्गमित हुई, कौन सी भाषा उद्गम हुआ? तो आप समझिए यहाँ पर पाली भाषा का उद्गम हुआ। तो पाली भाषा यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद देखिए, पाली से कन्वर्ट होकर, पाली में से परिवर्तित होकर प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। प्राकृत को ही हम अगर दूसरी भाषा से पहचाने तो अर्धमागधी भी कहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पाली थी ये देश की सर्वप्रथम राजभाषा थी। अगर बात करें पाली की, तो देश की पहली राजभाषा कौन सी थी? फर्स्ट राजभाषा थी, पहली राजभाषा देश की, पहली राजभाषा या राष्ट्रभाषा, पहली राजभाषा या राष्ट्रभाषा कौन सी थी? तो पाली थी। ठीक है, अब पाली से एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बनेगा, पाली लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा उपयोग बौद्धों ने किया। किसने किया? बौद्धों ने किया। बौद्ध धर्म द्वारा कौन सी भाषा अपनाई गई? तो पाली अपनाई गई। बौद्ध धर्म या बौद्ध के अनुयायियों द्वारा पाली भाषा को अपनाया गया। पाली जब धीरे धीरे कन्वर्ट हुई, परिवर्तित हुई प्राकृत में, तो इसको अपनाया जैन धर्म के लोगों ने। प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। जो भी ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म में पाली में लिखे गए, जैन धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए प्राकृत में लिखे गए। इतनी कन्फर्म हुई। धीरे से प्राकृत चेंज हुई अपभ्रंश में। धीरे से प्राकृत किस में चेंज हुई बेटा? तो चेंज हुई अपभ्रंश में, और अपभ्रंश कन्वर्ट होकर अवहट्ट बन गई। जो अपभ्रंश और अवहट्ट है बहुत ही मिनिमम अंतर है। बस ये अवहट्ट में क्या है, हिंदी की छाया मिलती है, हिंदी की छाँव नजर आती है। यानी कुछ शब्द हिंदी के आ जाते हैं, वो प्राचीन हिंदी के शब्द कुछ मिलने लगते हैं अवहट्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है? तो अवहट्ट है। समझिएगा, अपभ्रंश का एक मतलब होता है परिवर्तन। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पाली का अपभ्रंश क्या है? तो प्राकृत। प्राकृत का अपभ्रंश क्या है? तो अपभ्रंश। अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है? तो अवहट्ट। तो अब इसके लिए क्वेश्चन और बनता है कि अपभ्रंश का परिवर्ती क्या है? तो अवहट्ट है। तब भी अपभ्रंश का परिवर्ती या अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है? अवहट्ट है। कन्फर्म होगी इतनी बात? तो इसका समय क्या है? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी कोई कहता है, कोई कहता है 900 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक था। अवहट्ट में कई साहित्य लिखे गए, अपभ्रंश में कई साहित्य लिखे गए। अपभ्रंश के वाल्मीकि को हम स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू ने एक रचना लिखी थी पौमचर्यू। पौमचर्यू का हिंदी में मतलब होता है राम का चरित्र, राम के चरित्र का वर्णन। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? पौमचर्यू जी हैं, जिनकी रचना है ठीक है, सॉरी, पौमचर्यू रचना है। ठीक है, स्वयंभू क्या है? रचयिता है, स्वयंभू है वाल्मीकि। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जो अपभ्रंश की मैंने बात की थी। तो अपभ्रंश की बात करने से पहले मैंने बताया था कि अपभ्रंश की हिंदी की जननी कौन सी है? तो संस्कृत है। संस्कृत हिंदी की जननी है। याद रखिए, संस्कृत हिंदी की जननी है, लेकिन हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश से क्या हुआ? हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, विकास और जन्म में दोनों में बहुत अंतर है। विकास गुरु के माध्यम से होता है और जन्म माता के माध्यम से होता है। तो माता कौन हुई? संस्कृत हुई हिंदी की। लेकिन विकास किसके माध्यम से हुआ? अपभ्रंश के माध्यम से हिंदी का वास्तविक विकास हुआ।
ठीक है, तो ये भी हो गई। अपभ्रंश आ गया, तो अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, तो हमने बताया स्वयंभू, जिनकी रचना है पौंचरु। अपभ्रंश का प्रथम काव्य भविष्यतः कहा, जिसके धर्मपाल या धनपाल के नाम से जानते हैं, धर्मपाल भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं, तो अपभ्रंश के बेटा 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार, वो 6 प्रकार जिनसे हमारी हिंदी प्राप्त हुई है, हिंदी के उपभाषाएं प्राप्त हुई हैं, और उपभाषाओं से, उन्हीं उपभाषाओं से हिंदी की बोलियां निकली हुई हैं। तो 6 थे प्रकार, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। ठीक है, सौरसेनी से कौन सी उपभाषाएं निकली, तो पराग, पराग शेर पराग दूध पीता है, पा से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, गा से गुजराती, कंफर्म हो गया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली हुई है, यहाँ पर दिख रहा है पूर्वी हिंदी। मागधी से ये 3, बउआ, बांग्ला, उड़िया, असमिया, वा, याद रखेंगे बउआ, तो बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी निकली हुई है। बिहारी अपनी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, इसी प्रकार खस से क्या कौन सी उपभाषा निकली, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ब्राह्मण से पंजाबी और सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे कौन सी भाषाएं निकली हुई हैं। आप लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कौन सी भाषा कहाँ से निकली हुई है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये सब। ठीक है, कैसे आपको लिखना है, कैसे समझना है। ठीक है, अबज, मैम, भोजपुरी, ये सब हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर बताया था सिंपल शॉर्टकट में कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, बोली कितनी है, 17 हैं। ठीक है, और 17 बोलियों में पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी, ये उपभाषाएं थी। उपभाषाओं की ये बोलियां हैं, बोलियां हमने वहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं कि यहीं पर हमने एक चीज़ और बताई थी, हाँ, हिंदीतर भाषाओं के बारे में हमने बताया था आपको। अब मैंने यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात की थी, जो 1000 ईस्वी से अब तक चला था। इसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं थी। हिंदीतर भाषाएं जो हिंदी ना हो, उसमें बउआ, मराठी, असमिया ये सब हो गई थी। ठीक है, देख लीजिए, बउआ, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बउआ का मतलब क्या है, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ठीक है, अब जो हिंदी थी, हिंदी डायरेक्ट हमें नहीं मिली थी, वो भी प्राचीनतम मिली थी। फिर उसके मध्यकालीन, जो अभी आधुनिक है, आधुनिक इसका समय काल था प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1850, और 1850 से भारतेंद्र युग चालू हुआ था, उसी को हम आधुनिक हिंदी का युग भी कहते हैं। तो आधुनिक हिंदी के जनक अगर पूछा जाए तो आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, ये भी हो गया। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बताई थी और रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो रिव्यू में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं पर वहाँ तुरंत मैसेज करिएगा कि क्लास कैसी लगी है, कैसा समझ में आया है, ज़रूर बताइए हमको एक बार। ठीक है, और जो आपको मैं बता दूँ, जो आगे हम पढ़ेंगे बहुत ही धैर्यता के साथ और बहुत ही पूरा एक कहेंगे कंप्लीट कोर्स की तरह हम लोग पढ़ेंगे। हर एक चीज़ मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और इसी उत्साह और उमंग के साथ आप ये समझिए, कल है रक्षाबंधन, आराम से रक्षाबंधन त्यौहार को बढ़िया से सेलिब्रेट करिए। ठीक है, और अपने माता पिता की सेवा करिए, देश के प्रति प्रेम रखिए। इसी के साथ मैं अंबु शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।